नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जब इंसान किसी सफ़र पर निकलता है तो उसे नहीं पता होता है कि वो उसका आखिरी सफ़र हो सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार को डंपर से टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई और इस बस में वो 13 लोग जो असमय ही काल कलवित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफ़र है। वो मौत के सफ़र पर रवाना हुए थे। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। 11 शव बस के अंदर मिले और 2 शव बस के गेट के पास मिले। हालांकि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इस हादसे की बीभत्सता इतनी ज़्यादा है कि हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार कि जले हुए शव एक दूसरे से चिपके हुए थे। उन्हें उठाने में उनके अंग गिर रहे थे। 16 लोग झुलस गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की बात कही है। लेकिन क्या इससे उनका दुख दूर हो जाएगा? बताया जा रहा है कि बस का जो फिटनेस है वो फरवरी 2022 में ही खत्म हो गया था। उसके बाद उसकी फिटनेस की जांच नहीं कराई गई। ये भी बताया जा रहा है कि किसी एक पार्टी के नेता के भाई के नाम पर बस है। मैं पार्टी का नाम लूंगा, व्यक्ति का नाम लूंगा तो राजनीति आ जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में बस के मालिक को, संचालक को नहीं पता था कि वो उस बस में बैठने वाले यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वो अपने थोड़े से फायदे के लिए उन्होंने अपने बस में बैठे हुए उस बस में सफ़र कर रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं यही शब्द कहूँगा और ये शब्द शायद अतिशयोक्ति भी नहीं होंगे। आखिर कौन है जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी है? इन 13 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? वो ट्रक चालक जो ढलान पर तेज गति से आ रहा था जिससे बस टकरा गई, या वो बस के संचालक, वो बस के मालिक जिन्होंने बस को दुरुस्त नहीं करवाया, फिटनेस की जांच नहीं करवाई? यहाँ तक कि इस मामले में आरटीओ को और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से अपने कर्तव्यों की, अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री हो जाएगी? जो जिम्मेदार हैं उनके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे। क्यों हादसे का इंतजार किया जाता है कि कोई हादसा होगा तब प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा? क्यों इंतजार किया जाता है कि जब कुछ जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, कुछ परिवार के लोगों की आंखें हमेशा के लिए भीग जाएंगी, तब कोई कार्रवाई की जाएगी? ये नज़ीर नहीं है। ऐसे न जाने कितने हादसे हो गए। जब स्कूल बसों का कोई हादसा होता है और वो नन्हे फूल जो खुद फूल कहलाते हैं जब मुरझा जाते हैं तब कार्रवाई की बात होती है। क्यों जब ऐसे हादसे होते हैं तो सड़क की चेकिंग की बात होती, वाहनों की चेकिंग की बात होती है और 4 दिन बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर किसी ऐसे ही हादसे का हम इंतजार करते हैं? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? हम बात करेंगे इस विषय पर और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। हम आपका परिचय कराएंगे मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या वास्तव में सिर्फ जो जिम्मेदार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाएगी? जिन 13 परिवारों के लोग, वो महिलाएं जो जेल से जमानत पर छूटी थीं, ऐसी महिलाएं भी इस बस में थीं जो अपने घर जा रही थीं लंबे अरसे के बाद। एक मारपीट के मामले में उन्हें जेल में बंद रखा गया था, जमानत पर वो छूटी थी। वो अपने परिवार से मिलने जा रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि ये हादसा करवाया गया है। क्या वास्तविकता ऐसी है या फिर
ये जो चीज़ है, इसके लिए वास्तव में जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इस हादसे को अंजाम दिया गया है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूं और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है। इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस अगर अन्य अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर, एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती है जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। आपने जो गुना के अंदर कहा, मैं बहुत इस प्रकार की घटना और जिसमें हमारे अपने भाई और बहन चले गए, मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, परिवार को सांत्वना देता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जिस प्रकार से ऐसी दुर्घटनाओं के कारण और प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, वो गए भी हैं, तत्काल कार्रवाई की है और इसमें ऐसी कोई भी चीजें होंगी उस पर शासन, प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हादसे का जिम्मेदार कौन और ये मौत का सफर किसने तय किया, इन 13 लोगों के लिए देश न्यूज इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके 13 लोगों को श्रद्धांजलि देता है और उनके परिवार को इस असीम दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता है। आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट जरूर है, लेकिन राजनीति से हटके, राजनीति से प्रेरित होकर इस पर हम चर्चा नहीं करें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेत्री गुंजन चौकसी जी। गुंजन जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ हैं। नितिन दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हमारे साथ हैं। तनुज जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नितिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। हादसा हुआ, 13 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके, वो 13 परिवार हमेशा के लिए उन्होंने अपने किसी को खो दिया। सवाल है जिम्मेदार कौन, सवाल है मौत के सफ़र पर इन्हें किसने रवाना किया, सवाल है कि शासन प्रशासन की दुरुस्ती अब क्यों देखी जा रही है हादसे के बाद, क्यों इंतजार किया गया कि कोई हादसा हो तब पता चले कि बस अनफिट थी, तब पता चले कि बस का बीमा नहीं था, तब पता चले इस बात का कि बस की फिटनेस फरवरी 2022 में ही खत्म हो चुकी है। क्यों इंतजार किया गया इस बात का? देखिए सूरज जी, बहुत दुखद है जिस तरह से आप एंकरिंग कर रहे हैं, रुंधे गले से ये हम महसूस कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी बहुत दर्द है जब एक एक हाथ और उनके शरीर का अंग इकट्ठा किया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है और इसमें जो है इतना दर्द हो रहा है उन विजुअल को देखकर, ऐसा लगता है कि सब अपनी ही हमसे दूर जा चुके हैं। क्योंकि किसी के भी भाई बहन, माता पिता, किसी ना किसी के तो कुछ होंगे और मानवीय रिश्ते से वो हमारे हैं। लेकिन इसमें एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो गैर राजनीतिक बात, आपको ध्यान होगा खरगोन में नर्मदा नदी में बस गिरी, उसमें 25 लोग मारे गए। वो बस भी फिटनेस और परमिट के बगैर चल रही है। तब भी हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ उस मामले का? अमित शाह की रैली में एक बस जा रही थी जो टकरा गई, इसमें भी आधा दर्जन लोग घायल हुए और 2-3 लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह हर महीने मध्य प्रदेश में हादसे होते। आप होशंगाबाद जाएंगे तो नर्मदा पुल पे
दर्जनों हादसे में पिछले 2 4 5 साल में आपको गिना सकता हूँ, बसें खाई। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति ये कहता है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर कैसे ये बगैर फ़िटनेस और बगैर परमिट के बसें सड़क पे आ जाती हैं? सबसे बड़ी बात तो इन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये नियम सख्ती से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को मिलकर ये तय करना होगा कि सड़क पे बगैर परमिट, बगैर फ़िटनेस के गाड़ी इंश्योरेंस के नहीं आ सकती। आप मोटरसाइकिल वालों की चालान बनाते हैं, कार की चालान बनाते हैं। मुझे इतना दर्द हो रहा है और इतने गलत शब्द इनके निकल रहे हैं कि कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं दिख रही है बसें, क्योंकि ये बसें आरटीओ को सीधा पैसा देती है और ये हम जानते हैं आरटीओ मीडिया को पैसे बांटता है हर महीने। हमने सब देखा है, आप भी बेहतर समझते हैं, शैली जी भी समझते हैं। भोपाल आरटीओ से लिफाफे आ रहे हैं, इंदौर आरटीओ से लिफाफे बट रहे हैं। ये क्या है? ये इन्हीं फिटनेस और परमिट की जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी खबरें नहीं छपे, इसलिए ऐसा होता है। क्या ये पैसा आरटीओ तक सीमित है? नितिन दुबे जी, ये क्षमा चाहूंगा, परिवहन आपको बीच आयोग में रोक रहा हूँ। और नितिन दुबे मुख्यमंत्री जी, तक पहुंचता है। क्षमा चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक बात जरूर आपकी बात में कह दूं कि हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। होंगे कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की चीजें दबाने के लिए लिफाफे ले लेते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं है, अपनी ही हमने बात कर देखा रहा हूँ। है। ठीक है, नहीं ये चीजें सबसे हैं, बड़ी ठीक है। गलती प्रशासन की है। हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं। हमने भी वापस आऊंगा देखा आपके ये पास है। में। तनुज दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अभी नितिन दुबे जी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं और कानून क्या कहता है इस तरह की गतिविधियां जब होती हैं, इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं जिनसे हृदय हमारा विदीर्ण हो जाता है। तनुज दीक्षित जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोलिए तनुज जी। जी जी जी, सबसे पहले मैं देश न्यूज के माध्यम से और इस डिबेट के माध्यम से सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, इस तरह की घटनाएं हम आए दिन, आए समय समय पर देखते रहते हैं। वर्ष में कई बार इस तरीके की घटनाएं, बस के एक्सीडेंट्स और उसमें मरने वालों की संख्याएं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। हर बार ये घटनाएं पता नहीं क्यों, लेकिन होती हैं। देखिए, कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। हम ये बोले वो डंपर खड़ा था वो जिम्मेदार है, या जो ड्राइवर चालक गाड़ी चला रहा था वो जिम्मेदार है, या शासन प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता है। हमको इसकी तह तक सबसे पहले पहुंचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो भी एक्सीडेंट्स होंगे उनको कैसे रोकथाम किया जाए उसके ऊपर कार्यशैली या उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है कानून में मजबूती और लानी पड़ेगी। अभी जो करंटली जो सेक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं इस टाइप की गतिविधियों पे, उसमें 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का एक सेक्शन है, वो भी लगता है। और साथ ही साथ जो लोग मरे हैं उन पे उनके चलते जो ऑनर है व्हीकल के, उनके ऊपर 304 का सेक्शन, सब सेक्शन ए में भी होता है, लेकिन सजाएं बहुत ज्यादा नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं दीक्षित जी कि ये जो हैं ये सब वेलेबल ऑफेंस हैं और इसमें बहुत ज्यादा सजाएं नहीं हैं। तो क्या अभी जी बहुत सारे कानूनों में संशोधन कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें बदल दी जी गई हैं। जी, अब यही मैं बोलने चाह रहा था। दंड संहिता बदल के न्याय संहिता कर दी गई है। तो क्या इन चीजों के लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए? ये सारे क्योंकि मैं वेलेबल आपसे यही ऑफेंस ही बात, है। जी बिल्कुल मैं आपसे यही बात रखना चाह रहा था। जी जिस तरीके से बहुत मेजर लॉ में अभी संशोधन किया गया है जी और काफी सारे सेक्शंस में परिवर्तन, आपको भी जानकारी है, मीडिया को भी जी जानकारी, समस्त लोगों को भी जानकारी है। जी, इसी तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो भी उस तरीके का बना होगा, हाँ, उसमें भी संशोधन की बहुत आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी आप देखिए, जो प्रीवियस टाइम था हाँ, उस टाइम पर जो भी एक्ट उस समय के अकॉर्डिंग बने हुए थे, जी, लेकिन आज का समय, आज की जो ट्रैफिक की स्थिति है, जो लोगों की ड्राइविंग, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं यूएई में देखा मैंने जी, कि वहां पर आप जब ओवर स्पीडिंग करते हैं तो कैमरास इतने ज्यादा एक्टिव हैं, जगह जगह पुलिस की जरूरत नहीं होती है, कैमरा खुद आपको चालान इंस्टेंट मोबाइल पे भेजते हैं। जी, सपोज करिए कि आप किसी बस के ऑनर है और आपके पास इंस्टेंटली कोई चालान आता है और आपको पता पड़ता है कि आपकी जो गाड़ी है
हाँ। वो ओवर स्पीडिंग हो रही है, उसकी ज्यादा स्पीड में चलती है, जी। तब तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करेंगे और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इन सब व्यवस्थाओं से भी, कानूनी व्यवस्थाओं से भी जो है इनमें सुधार आएगा, ऐसा मेरी मतलब इसमें है। ठीक है, सोच वापस आता हूँ आपके पास में। रीना सक्सेना जी, आपके पास आता हूँ। आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं इस तरह के हादसों के बाद? हालांकि सवाल यह है कि हादसों के बाद ही हम क्यों जागते हैं, हादसों के बाद ही क्यों सवाल खड़े होते हैं, हादसों के बाद ही क्यों कार्रवाई होती है, हादसों के बाद ही क्यों चेकिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है और कुछ दिनों के बाद उसकी तीसरी हो जाती है और सारी की सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन संवेदना उन 13 परिवारों की, संवेदना उन परिवार के लोगों की जिन्होंने जिंदगी भर के लिए एक दुख अपनी आंखों पर बिछा रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी परिवारजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जो जल गए हैं उनके लिए भी, उनके परिवार वालों के लिए भी हृदय से श्रद्धा वो है मेरे, कि उनको जो है जल्दी शीघ्र लाभ प्राप्त हो, स्वस्थ हो। वो जो ये आपने बात बोली, परिवहन विभाग तो बंद कर दिया गया, सरकारी बसों का सिस्टम बंद हो गया है। आप देखिए प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। अब एक तो हम लोग की गति सीमा हम लोग ने कोई निर्धारण नहीं किया है। आप कभी भी हाईवे पे चले जाइए तो बसें हॉर्न बजाती हैं पो पो, और बहुत तेज स्पीड में। ड्राइवर को नेक्स्ट तक जाने की इतनी तेजी होती है कि उसे इससे मतलब नहीं होता कि मेरी बस में लोग बैठे हैं, सवारी बैठी हैं, उनको मुझे सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। तो वो चाहे टेढ़े मेढ़े काट कूट के कैसे भी ले जाएं, मतलब देख के दहशत होती है जब वो हाईवे पे चल रही होती है लोग, ये प्राइवेट बसेस। ऊपर से इनका आपने जैसे बताया ही कि कोई कागज या उनका फिटनेस कुछ भी उनका कंप्लीट नहीं होता है। आप देखिए कई बार बसें चल रही सड़क पे तो वो हिलते हैं, उनके अस्थि पंजर, कहीं बस का बॉडी हिल रही है तो टायर कहीं चल रहा है, टायर मतलब हालत खराब है, दयनीय कंडीशन में बसें और झकाझक भरी हुई हैं, और फिर भी वो बसें चल रही। जैसे ये भी 30 सीटर थी मगर 50 लोग भरे हुए थे, इसमें भी 40 सीटर में। तो ये वाली चीज है। दूसरा, नो डाउट राजनीति नहीं करनी चाहिए मगर राजनीति करनी पड़ती है, क्योंकि जहां पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही जब इन सब मुख्य चीजों को अनदेखी करेंगे तो आप आम आदमी से तो क्या ही उम्मीद करेंगे। छोटे छोटे लड़के, कम सैलरी वाले ड्राइवर रख लिए जाते हैं। मैंने अपनी भूमिका में कहा है कि बस का जो मालिक है वो किसी राजनीतिक दल का, जिनके नाम पर बस है वो एक राजनीतिक दल के नेता है, उनके भाई के नाम पर यह बस है, तो क्या उनके लिए छूट है ये सब चीजें? मैं वही बता रही हूँ कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के घर वालों की बस होगी और उसका फिटनेस नहीं करवाया जाएगा, उसकी मरम्मत, बस कोई भी गाड़ी होती है, हम अपनी गाड़ी कार चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसका हम समय पे क्यों फिटनेस करवाते हैं, ताकि कि हम कहीं जाएं तो सुरक्षित पहुंचे। ऐसे ही जो बस चलाई गई है जो जनता की सुविधाओं के लिए चलाई, आप देखिए मरने वालों की उम्र देखिए आपने, 19 साल 20 साल 6 साल, तो शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिन्होंने अभी जीवन देखा नहीं है, उनकी उम्र क्या, कई तो पुरुष पता नहीं चल रहे कि पुरुष हैं कि महिलाएं हैं। बिल्कुल, डीएनए से पहचान, डीएनए से शव की शिनाख्त की जाएगी, डीएनए के द्वारा शिनाख्त की जाएगी। तो मतलब इतनी दर्दनाक भयावह मौत, मतलब नजारा देख के दिल दहल जाए। मगर इन लोग पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाठक जी, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, ये ऐसे ही कमाई करते रहेंगे और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। वापस आता हूँ आपके पास रीना जी, जैसा आपने कहा कि ठीक है ये चीजें हैं और भी इसकी जो हादसे की विभत्सता है, मैंने प्रारंभ में ही कहा है, शब्दों से उसको बयान नहीं किया जा सकता। गुंजन चौकसी जी आपके पास आ रहा हूँ। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहयोग राशि और घायलों को 50,000 रुपए की सहयोग राशि दे दी गई है, ये पर्याप्त है उनके लिए? देखिए सूरज जी, जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है, बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस घटना पे अगर राजनीति ना की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम केवल संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राजनीति से इतर चर्चा है। ये भावनात्मक घटना है। देखिए आप तो बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाह रहे, लेकिन विपक्षी दल इसे एक मौके की तरह देख रहा है और आरोप नहीं, हम आपको राजनीति नहीं करने देंगे उस मुद्दे पर। ये आप तो ये बताएं कि जो राशि दी जा रही है तो क्या वो जो जिन्होंने परिवार परिजन खोए हैं क्या उसकी पूर्ति कर पाएगी? क्यों नहीं परिवहन बसों पे जो है आपको तो बोलने का हक भी नहीं है, पहले से क्यों नहीं परीक्षण किया जा रहा है? क्यों ऐसे ही जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? राजनीति तो गुंजन जी आप कर रही हैं,
आप विपक्ष को क्योंकि मैं निशाना यहाँ पर बनाने के बजाय डिबेट नहीं आप करना अपना चाहती हूँ। समाधान बताएं ना कि ठीक है, हाँ, रीना जी, रीना आप जी। बसों में वो किया रीना जी, जाए। रीना जी वापस आऊंगा आपके सुनिए। पास में, मैं उनकी बात सुन लें कि गुंजन जी क्या कहना चाह रहे हैं। गुंजन जी अपनी बात रखें, रीना जी वापस आऊंगा आपके पास। जी गुंजन जी। सूरज जी, पहले तो रीना जी अगर इस पे डिबेट के तौर पर इसे रखना चाह रही मुद्दे को, तो मैं बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। हम संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभ में कह चुका हूं गुंजन जी। उसे जी हम संवेदना के साथ ही अगर डील करें तो ज्यादा बेहतर जी। होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआत वहीं से की थी, जी। क्योंकि जितना दुख आज रीना जी को हो रहा होगा, उतना ही दुख आज मुझे हो रहा है, उतना ही दुख आपको हो रहा है, चाहे हम अलग अलग फील्ड से आते हो, जी। चाहे अलग अलग दल से आते हो। लेकिन आज ये ना पॉलिटिकल मुद्दा है, ना ये जर्नलिज्म का जी। मुद्दा है, ये भावनात्मक इंसानियत मुद्दा है। जी। तकलीफ आज सबको उतनी ही हो रही है। जी। रही बात सरकार की, तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने तत्काल इस पे एक्शन लिया है, इस पे कार्रवाई हुई है, वो वहां मौके पर पहुंचे हैं। ये बहुत हृदय विदारक जो घटना हुई है, उन्होंने मौके पे पहुंच के संवेदनशीलता दिखाई है। डॉक्टर्स को जितने दिशा निर्देश देने थे, अच्छा ट्रीटमेंट की, जितने भी घायल लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दिलाने की दिलासा दी गई है। जो गंभीर रूप जी, से नितिन जी, घायल आ है, रहा हूं उनका आपके पास। अच्छा इलाज होगा, जी, जी। मुआवजे की बात की गई है। और रही बात कार्रवाई की, तो देखिए, दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा। कार्रवाई पे भी हम कर रहे हैं और कॉम्पनसेशन पे भी कर रहे हैं। गुंजन जी, दरअसल मेरा कार्रवाई सवाल पे ये आप है, देखिए, मेरा सवाल दो तरह से मैं आपसे सीएमओ स्पष्ट को करूं। सस्पेंड किया गया है, हाँ, दो आरटीओ लोगों को को सस्पेंड किया गया, मैं गया मेरा है, सवाल वही है। गुना गुंजन जी, कलेक्टर गुंजन को जी, सस्पेंड मेरा किया सवाल गया एक बार है, और सुन लीजिएगा। गुना एसपी को सस्पेंड किया गया गुंजन है। जी, जिनकी मेरा सवाल कार्रवाई एक बार और सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उस नाते भी और बीइंग ह्यूमन भी मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, या फिर इनकी यदि पहले गलती थी तो पहले बात सामने नहीं आ पाई है, या फिर इतनी मुआवजा राशि पर्याप्त है? एज ए भाजपा नेत्री भी आप बताएं, और बीइंग ह्यूमन कि यदि मानवता के नाते भी हम, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये पर्याप्त है? और ये कार्रवाई से उन लोगों की जीवन बच जाएगा, उन परिवारों का दुख खत्म हो जाएगा क्या? सूरज जी, मैं आपको 3 दायित्वों के हिसाब से बात करूंगी। जी। एज अ ह्यूमन भी करूंगी, एज अ भाजपा नेत्री भी करूंगी, और मैं एक अधिवक्ता हूँ प्रोफेशन जी। से, तीनों दौर में बात जी। करूंगी। देखिए, अगर मैं लॉ के तौर पर बात करती हूँ, तो जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, तब तक आप किसी को दोषी नहीं पाया जाता है, जब तक पूरा ट्रायल ना हो जाए। क्या लेकिन जी, फिर भी जी। प्राइम ऑफ फैसाई, अभी तो कोई ट्रायल नहीं हुआ, अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन तब भी आप देखिए, सीनियर ऑफिशियल्स को गुंजन जी, सस्पेंड क्षमा करके चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। गुंजन जी, क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। वो एफआईआर बता दूं कि केवल एक ट्रक का नंबर, बस के नंबर बहुत पर एफआईआर है, निर्दयी किसी आदमी का नाम नहीं है उसमें एफआईआर में। नहीं, देखिए, एफआईआर पे अधिकारियों के नाम वैसे भी नहीं होते हैं। आपने जो तत्काल एफआईआर होती है, ये घटना से रिलेटेड होती है, जो घटना घटित हुई है, ये उसकी एफआईआर हुई है। जो प्रशासनिक कार्रवाई है, वो सरकार ने अलग ली है। कलेक्टर को, एसपी को, आरटीओ को, सीएमओ को, अगर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अगर सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से, तो ये बड़ी कार्रवाई ली गई है। आपने मोहन यादव जी के स्टेटमेंट्स भी सुने हैं। बराबर सुने। उन्होंने पब्लिक के बीच में आके कहा है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट ना आपके, ना हमारे किसी परिचित के साथ भी कभी दोहराया जाए। मैंने कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जितनी तकलीफ आज आपके प्रवक्ता को हो रही है या कांग्रेस के प्रवक्ता को हो रही है, उतनी तकलीफ आज जी, आ रहा हूं रीना जी आपके पास, आ रहा हूं। भाजपा के वरिष्ठ जी। नेतृत्व को भी हो रही है। इसमें राजनीति ना करते हुए ठीक है। जो कार्रवाई होनी थी, वो सख्त कार्रवाई भी हुई है। ठीक है। जो भावनात्मक तरीके से जनता से जुड़ना था, वो भी जुड़े हैं, और पूरी कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरीके की घटना ना दोहराई चलिए, जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरह की घटना ना दोहराई जाए, और ये वक्तव्य हम साल में तकरीबन 6 बार जरूर सुन लेते हैं। वापस आऊंगा आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं वक्तव्य लेना चाहूंगा। हालांकि रीना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन शैली जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी, और ये जो बातें तमाम आई हैं कि कौन दोषी है। हमारा जो सवाल है सफर मौत के सफर पर उनको ले जाने वाला कौन? सूरज जी, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा रखी आपने जी। और शुरुआत में ही आपने कह दिया था कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। जी। नितिन भाई ने एक बात कही जिसमें उन्होंने आरटीओ पर एक आरोप लगाया, और उसमें कुछ लोगों की संलिप्तता है। निश्चित ही किसी गलत कार्य को ढकने के लिए बहुत सारे लोगों का सहारा लिया जाता है, और आपने जवाब दे दिया कि सभी उंगली एक बराबर नहीं होती। जी। अभी सम्मानित भाजपा की जो नेत्री हैं, जी। वो कह रही हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति ना हो, इस मुद्दे पे पत्रकार बात ना करें,
इस मुद्दे पे अन्य कोई बात ना करे। ये मार्मिक विषय है, सबको समझ आता है, मार्मिक विषय है। दोषी कौन है? दोषी राजनीति है। नहीं, अब आप सुनो, आपने बोल दिया, अब आप सुनो। गुंजन जी, शैलेंद्र जी की बात पूरी हो जाने दीजिएगा, वापस आऊंगा आपके आप पास। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर आप नहीं सुनना चाहती तो मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। गुंजन जी, शैलेंद्र जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। गुंजन जी, वापस आऊंगा आपके पास। गुंजन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आप जिम्मेदार हैं, आप दोषी हैं, पूरा प्रदेश चलाने का जिम्मा आपकी पार्टी के ऊपर है। आप क्यों, ये पॉलिटिकल विषय क्यों नहीं है, जर्नलिज्म का विषय क्यों नहीं है? आपने केवल 2 अधिकारी, एक आरटीओ जो कि आरटीआई होता है ना, जिसको प्रभार दिया जाता है आरटीओ का, उसको सस्पेंड कर दिया, एक सीएमओ को सस्पेंड कर दिया, आपने आईएएस को हेडक्वार्टर भेज दिया, आईपीएस जो है एसपी उनको हेडक्वार्टर भेज दिया, परिवहन आयुक्त को आपने हेडक्वार्टर भेज दिया। अरे ये तो वैसे ही बदलना है कुछ दिनों में, इनको सस्पेंड नहीं किया आपने। तो ये सस्पेंड शब्द का उपयोग मत कीजिए आप। सस्पेंशन की कार्रवाई केवल जो आरटीओ था प्रभारी उस पर हुई है, सीएमओ पर हुई है। इसके आगे की बात आप सुनिए। ये जो बस बिना परमिट के, बिना फिटनेस की चल रही थी, ये केवल गुना में नहीं चल रही थी, गुनाह का तो गुनाहगार आ ही जाएगा सामने। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई, उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जो बेगुनाह लोग, जिनकी मैं तो बोलूँगा हत्या हो गई है, ये हत्या कहलाएगी। ये केवल एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। आप राजधानी भोपाल की सड़कों का हाल देखिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि बीआरटीएस बंद करने के आदेश हो गए। सूरज भाई के चैनल से 50-100 मीटर दूर बसें कैसे गुजरती हैं, आए दिन लोगों को कैसे दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। पूरा राजधानी इस वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति में फंसा हुआ है। और सड़क परिवहन विभाग मध्य प्रदेश का जितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में, इतना तो पिछले 50 सालों में नहीं चढ़ा है। उनका काम क्या रह गया है? केवल राजनीतिक रैलियों में बसें उपलब्ध कराना, स्कूल की बसेस, कॉलेज की बसेस। आप उनके फिटनेस की बात करिए। आप छोटे लोगों के तो चालान कर देते हैं, पुलिस ने बड़े बड़े कैमरेज लगा रखे हैं। अभी एक सम्मानित साथी कह रहे थे कि चालान तुरंत मोबाइल पर आ जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर, राजधानी भोपाल के अंदर 5-5, 6-6 साल पुराने चालान लोगों को मोबाइल पे आके अब मिल रहे हैं। सोती रहती है क्या पुलिस? क्या खत्री का जो आपके एसपी थे वहां के, क्या उनका गुना केवल इतना था कि उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस को नंबर्स बता दिए मृत्यु के? जी मिश्रा जी, दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीक्षित जी, मैं आपकी बात को गलत तरीके से नहीं ले रहा हूँ, नहीं, मैं उसमें आगे बात जोड़ रहा हूँ। बात एक कहना चाहूंगा। एक प्रावधान है हमारे कानून के अंदर, अगर कोई भी चालान आपको 6 महीने के पश्चात मिलता है ट्रैफिक चालान की ट्रैफिक विभाग से, तो उसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इस चीज को गंभीरता से लें। मतलब ऐसा कानूनी प्रावधान है, सेक्शन बना हुआ है। ये केवल औपचारिकता रह जाती है। नहीं, ये बहुत अच्छी जानकारी दीक्षित जी ने दे दी है। जी मिश्रा जी, बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। सूरज भाई इतना गुस्सा है अंदर इस घटना को लेके। अभी नितिन भाई ने कुछ दिन पुरानी पूर्वी घटना बताई। अब ये बता दें, माननीय जो महोदया आई हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने, अब जो नई नियुक्तियां होंगी वो क्या पर्ची निकाल के होंगी या सिफारिश से होंगी? बस इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे आगे कुछ नहीं। आपकी बात लेकर के मैं गुंजन जी के पास आऊंगा, लेकिन रीना जी पहले कुछ कहना चाह रही थी। रीना जी पहले अपनी बात रखें, फिर जी गुंजन जी आ रहा हूँ। गुंजन जी कह रही है राजनीति नहीं करें। इन्होंने कहा अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों जी नितिन जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। जी नितिन जी, मगर मैं पूछना चाहती हूँ गुंजन जी से कि जो बस के मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो क्या आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने का ना तो आम आदमी पार्टी को शौक है, ना ही कोई और पार्टी कर रही है, ना ही पत्रकार अपनी दिशा से भटक रहे हैं। मगर आप खुद आके राजनीति करने लग गई। आपने अधिकारियों का जिक्र कर दिया, कार्यकर्ताओं का, कर्मचारियों का जिक्र कर दिया, मगर जिसके नाम से बस थी उसका भूले से भी एक बार नाम नहीं लिया आपने कि दोषी बस वाले। उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं अधिवक्ता हूं, जब तक न्याय में कोई सबूत नहीं आएगा तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो आप तो सीधे सीधे अभी से बचाव पक्ष चालू कर दिया आपने। तो बस मालिक का बचाव पक्ष तो आपने अभी से रखना शुरू कर दिया है। राजनीति तो गुंजन जी आपने कर दी। लाशों की ढेर पर आप राजनीति कर रही है गुंजन जी। भारतीय जनता पार्टी लाशों की ढेर पर राजनीति कर रही है। आज आप संवेदनशील कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गए तो उसको बढ़ा चढ़ा कर तारीफ की बात कर रहे हैं। अरे दुख जताने तो कोई भी चला जाता है, दुख जताने में इतनी प्रशंसा का पात्र बनाने की तो जरूरत नहीं है। आप तो ये बात कीजिए कि पीड़ित जो आपकी वजह से हुए हैं, आपके साथी की वजह से हुए हैं, उस पे कार्रवाई कब होगी?
बस कायदे में रात सात हो जानी चाहिए थी। ऐसी कंडीशन की जितनी भी परमिट बिना परमिट की बसेस हैं उन्हें तत्काल रात सात किया जाए, जिनकी हालत खस्ता है उनको तत्काल रात सात किया जाए। ठीक है। ये होना चाहिए, तब राजनीति ठीक नहीं है, होगी और ठीक ऐसे है। हादसे रीना नहीं जी, होंगे, रीना जी, तो जी राजनीति जी मिश्रा जी बिल्कुल आ रहा हूँ नहीं आपके होगी। पास। जी मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सूरज जी, जी। अभी ये विधि के साथी भी बैठे हैं। जी, दीक्षित गुंजन जी जी ने भी बहुत अधिवक्ता अच्छा हैं, एक दीक्षित बात जी भी बताई। हमारे साथ हैं, जी विधि जी, विशेषज्ञ अच्छी हैं। बात है। जी दीक्षित जी, आपको भी पता होगा कि जितने भी सरकारी वाहन होते हैं इनके इंश्योरेंस नहीं होते, और जब भी इनकी टक्कर होती है खासकर शासन के, तो जो पीड़ित होता है उसी को आरोपी बना दिया जाता है पुलिस थाने के भीतर। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर भी चर्चा भविष्य में सूरज भाई होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अवश्य ये रखेंगे बस इस पर वाली जो चर्चा। बात है, निश्चित रूप से इस ये तरीके केवल के गुनाह की मैंने बात अभी नहीं है। जी। राजधानी भोपाल की आप बसें ले लीजिए, इंदौर की ले लीजिए, ये CWD जितने भी शासकीय कार्यालय जी। हैं भोपाल नगर निगम में, जी। 40-40 साल पुराने ट्रक भी लगे हुए हैं। हाँ। टैंकरों से पानी जाता है, इनको परमिट कौन दे रहा है? इनको सही कह क्यों रहे हैं। परमिट कर रहे हैं? इनके आए दिन ब्रेक फेल हो जाते हैं। भोपाल के शायनाबाद थाना क्षेत्र के बगल जी, में हाँ, 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 एक अस्पताल देखा में हाँ। टैंकर जाके भिड़ गया था जी, अभी जी, 2-3 जी, साल पहले। बिल्कुल। वापस आऊंगा आपके पास में। मिश्रा जी आपको भी जी। एक जानकारी देता हूँ। जी। यही एक चीज पे मैंने अभी कहा कि सन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो संशोधन जी, की आवश्यकताएं जी, हैं, जी, जी। क्या होता है, एक वाहन की 15 साल की लाइफ रहती है। हाँ। 15 साल के बाद में आप 5 साल के लिए अतिरिक्त उसका शुल्क भर के और रिन्यूअल करा सकते हैं। देखिए, वो रिन्यू ऑन पेपर तो हो जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 15-20 साल के बाद में एक वाहन की जो कैपेबिलिटीज होती है, रिन्यू ऑन फिजिक कोई नहीं भी होता गाड़ी वो, हो, सही है। कार हो, बस हो, वो खत्म हो जाती है। सही कहा आपने, जी, बिल्कुल। तो वापस मुझे आता हूँ लगता आपके है कि पास ये में। संशोधन, इसमें आरटीओ में भी आवश्यकता है, इस तरीके की प्रावधान प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार भी ला करके कानून के अंदर बदलाव कर सकती है, जी, और ऐसे कुछ संशोधनों की आवश्यकता भी है बिल्कुल। भविष्य में, वापस आता हूँ दीक्षित जी ताकि इस आपके तरीके पास की में। जो भी दुखद हादसे हैं वो ना हो। बिल्कुल। जी, नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और जैसा कि उस समय भी आपने एक बात कही कि राजनीति नहीं कर रहे, संवेदनशीलता जरूर है इस मुद्दे पर, और संवेदनशील मुद्दे पर हम संवेदनशील ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तब भी विपक्ष होने के नाते आपकी सरकार से क्या मांग है इस हादसे के बाद और इस हादसे पर? देखिए, इनसे क्या मांग करेंगे घड़ियाली आंसू बहाने वाला। आप अभी ये भाजपा नेत्री इतनी चिल्ला चिल्ला के अपने आप सफाई दे रही हैं सरकार की प्रवक्ता बनकर। सफाई नहीं मैं दे इनसे रहे हैं सवाल नितिन करना जी। चाहती हूँ, सुनिए आप एक गुंजन जी, सुनिए मानवता आप। के मुद्दे नहीं, को सुनने का आप मादा उसको रखिए आप। पॉलिटिकल कन्वर्ट आप कर जो रहे है हैं। निरंकुशता यहाँ ये पैदा नहीं बिल्कुल कर बताना सकते, जरूरी आप है। समझिए। आप गुंजन जो जी, नहीं, ये सब गुंजन कोई जी आपके सुनने समय वाला पर नहीं आपके है पास यहाँ। आऊंगा मैं। आप गुंजन जी सुनिए आपके पहले समय पर बात आपके को। पास आऊंगा, निश्चित आऊंगा। आप सुनिए, नितिन जी आपको अपनी बात नेतागिरी का अपनी बात शौक है, पूरी करिए। विधानसभा में जाकर कीजिए। आप सुनिए पहले भावनात्मक बात मुद्दे को। को आप एक मौका की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सफाई नहीं चलिए आप कहते ही बोल हैं। लीजिए, रीना जी आप ने ही बोल लीजिए। मौका FIR तो कर गुंजन बोलिए, जी आप ही आपकी ने बोलिए। दिया है, आपकी सरकार सुनना ही ने। नहीं चाहते आज आप। जो इस मुद्दे पे हम लोग आपको क्या चर्चा मंत्री कर रहे बना हैं, देंगे? बहुत दुख की सुनिए बात है आप, कि इस सुनिए मुद्दे तो पे बोलिए, चर्चा की जा रही है। नहीं मैं ये तो चलिए सभी आज मेहमानों से ये जो आग्रह हम मौके करूंगा, की बात मैं कर रहे सभी के हैं, पास आज आऊंगा, सुबह सभी एक को भोपाल में भी सभी हादसा के हुआ, पास समय रहेगा। स्कूल बस में आग लगी। स्कूल बसों का भी फिटनेस नहीं है, वो ठीक तो है, बच्चे ठीक 4 है। ही थे और ठीक है, बचा रीना जी, लिए गए। रीना जी, नहीं तो वो रीना जी बच्चों के आपके साथ समय भी पर यही आपके पास हादसा आऊंगा। यहाँ रीना पे जी रिपीट हो आपके जाता। समय पर आपके पास आऊंगा। नितिन जी अपनी बात पूरी रखें, फिर गुंजन जी के पास आऊंगा। नितिन जी। मेरा भाजपा की नेत्री से जी किसी तरह का कोई सवाल नहीं है व्यक्तिगत। जी। मैं तो सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि खरगोन में जब नर्मदा नदी में बस गिरी थी और 25 लोग इसमें मारे गए थे, निर्दोष लोग, वो गाड़ी फिटनेस पे नहीं थी। हाँ। वो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। हाँ। और मुख्यमंत्री वहां घड़ियाली आंसू जाके बहा रहे थे। तो मेरा वही सवाल है कि उस घटना के बाद आपने क्या किया? गुंजन जी, अगर आप जनसेवा करती हैं, लोगों के लिए समर्पित हैं और आपकी पार्टी वाकई जनसेवा करना चाहती है, तो खरगोन वाली घटना के बाद शासन ने क्या क्या किया, जरा बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। जी एक सवाल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 302 हत्या का मामला दर्ज करूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे थे एक बस नहीं निकलने दूंगा बगैर फिटनेस के। अब आप बताइए कि दूसरा हादसा क्यों हुआ? कोई सफाई है आपके पास? ठीक है नितिन जी, आपने प्रश्न पूछा। गुंजन जी, नितिन दुबे जी ने जो पूछा है कि उसके बाद क्या कार्रवाई करें। आज भी ये बात हो रही कि अब सड़कों पर चेकिंग अभियान चलेगा। 4 दिन हमें प्रदेश में चौराहों पर पुलिस दिख जाएगी बसों के पेपर चेक करते हुए, और 5वें दिन वही पुलिस फिर लापता हो जाएगी। नहीं, देखिए, आप अगर पुराने मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं तो हमेशा सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करे पुराने मुद्दों पर? की है। आपने क्या किया पुराने? ठीक है नितिन जी, जवाब ले लीजिएगा। नितिन जी जवाब ले लीजिएगा। तो मैं भी फिर एक राजनीतिक सवाल शायद पूछूं, क्या हिमाचल प्रदेश में घटनाएं नहीं होती? क्या दिल्ली में घटनाएं नहीं होती? क्या वहां बस के पास परमिट है? इसलिए हम राजनीति मुद्दे पे नहीं खींचना चाहते।
ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे सख्त कार्रवाई हुई है। जिस तरह देखा जाए कोशिश है अरे फिर सरकार मेरा की, एक क्या सवाल है बस के आपसे, मालिक पर खरगोन कार्रवाई के बाद होगी? क्या सबक बस लिया? के मालिक पर क्या कार्रवाई निर्देश होगी? दिए? गुंजन जी, आप तो एक जवाब दे सीधा दीजिए कि सवाल बस आपसे के कर रहा मालिक हूँ, पर कार्रवाई खरगोन के होगी? बाद क्या हुआ? और आप तकलीफ बताइए। पहुंचा रहे हैं। खरगोन पिछले घटना के बार बाद आप आपने जिस क्या घटना कदम की उठाए? बार-बार जिक्र कर रहे फिटने हैं, बगैर आप फिटने की उठा बस के क्यों देखिए चली उसमें फिर? FIR चलिए है। नितिन जी, नितिन जी, उसमें FIR नितिन भी जी, दर्ज रीना हुई जी, है। जी, सीरियस ऑफेंसेस रीना तो जी, हुई है। आप आज की FIR देखें सूरज जी, जी, 304 की धारा लगी हुई है, 10 साल से ऊपर की सजा है। हाँ, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, ठीक है, ताकि हम भी नहीं चाहते इस तरीके की घटना ठीक है, आपके या हमारे किसी परिचित के रीना साथ जी, दोहराया जाए। जी, तो ये भावनात्मक जो जी, मुद्दा दीक्षित है, जी, उसे आप ही के पास आ रहा हूँ। भावनात्मक ही रहने दिया जाए। ठीक है दीक्षित जी, रीना जी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप वो बात रखें। और मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि बात हुई है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ वो डंपर जो न्यूट्रल पे चल रहा था, स्पीड ज्यादा थी, कंट्रोल नहीं हो पाया, बस से टकरा गया, बस पलट गई, बस में आग लग गई, उस डंपर के नंबर पर और बस के नंबर पर एफआईआर हुई है। बस के मालिक, डंपर के मालिक पर कब कार्रवाई होगी, क्या प्रावधान है, वो बात बताएं दर्शकों को। और रीना जी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बात रखें। मैं रीना जी को यही जवाब देना चाह रहा था। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, जब भी एफआईआर होती है तो इनिशियल लेवल पे बस, ये आज बस एक्सीडेंट से कोई भी वाहन का एक्सीडेंट होता है तो वाहनों के नंबर के ऊपर ही सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, लेकिन हमेशा जो जो भी उस वाहन का मालिक होता है, कोर्ट में चालान उसी के नाम से पेश होगा और निश्चित रूप से आगे कोर्ट में कार्रवाई मालिक और ड्राइवरों के ऊपर ही होती है। अगर ड्राइवर जीवित रह जाता है तो यदि ड्राइवर के फरवरी ऊपर और 2022 साथ के में बाद में मालिक बस के का ऊपर। बीमा लैप्स हो गया है और उसकी फिटनेस लैप्स हो गई और उसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ रही चल रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस देखिए मालिक, क्या रहता आरटीओ है, या मैं आपको प्रशासन? बताऊं, कानून में मैंने आपसे कहा, जी, कानून में संशोधन के अलावा हमारे आधिकारिक स्तर पे भी मुहिम जो है निरंतर, जैसे अभी अभी हम यहाँ चर्चा में सुन रहे थे 2-4 दिन कार्रवाई होगी, हाँ, सब प्रशासनिक रूप से उसमें बसों की फिटनेस चेक करेंगे और फिर बाद में बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। निरंतर मासिक रूप से हर 3 माह में इस तरीके की जो खास करके जो पुरानी बसें हैं और यात्री बसें हैं, जैसे देखिए क्या है, बसें ओवरलोड होके भी चलती हैं, उनके लिए भी सेक्शन 112 में मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान बना हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ओवरलोडेड बसेस का भी है, जिसकी वजह से कई बार बसें पलट जाती हैं। तो क्या ये नियमित रूप से एक मतलब कैसे कहते हैं, कैसे कैसे मतलब जिस तरीके से चौक होता है, जैसे हम सोचें कि कोई एक ट्रांसपोर्ट, जब भी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो किसी शहर से दूसरे शहर के लिए, तो एक नाका बने, जहां पर पे इस तरीके की बसों की विशेष रूप से चेकिंग की व्यवस्था हो। मेरी एक जिज्ञासा और है, मैं एक बात और जानना चाहता हूं। जैसे कि अभी हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो आरटीओ के पास तो रिकॉर्ड होता है कि कब किस बस का फिटनेस लैप्स हो गया है, कब किस बस का बीमा लैप्स हो गया है, तो ये तो रिकॉर्ड होता है। उस आधार पर उस बस को अगले दिन यदि वो खड़ा कर लें कि ये बस जब तक रोड पे नहीं चलेगी, जब तक इसके पेपर नहीं हो जाते, जब तक इसकी फिटनेस चेक नहीं हो जाती, तब तक इसका बीमा नहीं हो जाता है, परमिट नहीं हो जाता, तब तक यदि वो बस आरटीओ में ही खड़ी कर लें, उनके पास तो रिकॉर्ड होता है। ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, एक बात और सामने आती है कि कार्रवाई की हम बात करें, त्योहार सामने आते हैं तो खाद्य विभाग जागृत हो जाता है, दुकानों पर जाके छापा डालता है और नकली मावा जब्त करने लगता है। वो त्योहारों पर 4 दिन की कार्रवाई होती है, उसका साल भर यथाविधि चलता रहता है, नकली मावा है असली मावा किसी को फिक्र नहीं होती। त्योहारों पर नकली मावा सामने आता है, बाकी साल भर वो अब मावा असली होता है। ये इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए सूरज जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं जी, कि जैसे आपने सही कहा, सारा डाटा आरटीओ के पास में अवेलेबल है जी, लेकिन इस तरीके के कोई सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से अभी तक बने नहीं है जो आपको डे टू डे अपडेट करें कि आज कितनी गाड़ियों के जो है लाइसेंस या इस तरीके के रजिस्ट्रेशन लैप्स हो रहे हैं, या इस तरीके की उनके रिन्यूअल की आवश्यकता है, या उनके फिटनेस की चेक करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर को ऑप्ट करे और ऐसे एक पूरा डाटा मैंडेटरी करे और उस डाटा को मेंटेन करने के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करी जाए, जो अधिकारी विशेष रूप से सिर्फ रोज इसी चीजों को देखें कि भाई कि कौन कौन से हमारे आज की कारें हैं जिनकी जिस टाइप की गाड़ियों के मालिकों को हमें बोलना है और बसों को बुलाना है, या अदर कोई भी गाड़ी हो। हम बात सिर्फ बसों की नहीं कर रहे हैं, जो भी गाड़ी अनफिट है सड़कों पे चलने के लिए, उन सभी तरह की गाड़ियों को बुलाना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को भी। ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसे प्रावधान होना चाहिए, ये बात है। बिल्कुल मिश्रा जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, अपनी बात रखें और मैं इस पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए सूरज जी, बहुत सारी बातें हैं, वो बातों के लिए समय कम पड़ेगा, लेकिन संक्षिप्त में बात करने का प्रयास करते हैं। सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं जी, और निश्चित ही ये विषय ऐसा नहीं है जिस पर राजनीति ना की जाए, लेकिन जब मार्मिक विषय होते हैं जिसमें निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो काल के गाल में समा जाते हैं, जिनकी कोई दोष नहीं होता, उनका दोष केवल इतना था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान
यात्रा कर रहे थे और वहां पर जो परिवहन सुविधा उपलब्ध थी उसी के माध्यम से वो यात्रा कर रहे थे। जी। उस क्षेत्र में जो उपलब्ध था उसके यात्रा कर रहे थे। अब आप देखिए, ये रोड ट्रांसपोर्ट विभाग जो है खासकर मध्य प्रदेश का, जी। राजधानी भोपाल में इन दिनों एक ई रिक्शे के चलन चला है। हाँ। सभी शहरों में चल रहा है। उन ई रिक्शाओं की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनके पीछे नंबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, और उनको किस योजना के तहत लाया गया था कि जो भीतरी क्षेत्र होते हैं किसी भी शहर के, कॉलोनियों के, वहां से मुख्य मार्ग तक सवारियों को पैदल ना आना पड़े। जी। आज वो देखते हैं हम कि मुख्य मार्गों पे चल रहे हैं। बसेस की बात हो रही है, चाहे स्कूल्स की बसेस हों, चाहे कॉलेजेस की हों, या अन्य कोई बसेस हों, और खासकर इंदौर भोपाल की बस हो या और आसपास के शहरों की, रात के 9 बजे के बाद ये सरपट दौड़ती हैं। हाँ। पूरी स्पीड से दौड़ती हैं। राजधानी भोपाल का यातायात हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से राम भरोसे पड़ा हुआ है। आधे से ज्यादा सिग्नल्स बंद हैं। केवल चालानी कार्रवाई करके आप नागरिकों को डरा सकते हैं, लेकिन जब तक आप सड़क सुरक्षा सप्ताह जो साल में एक बार मनाया जाता है, जिसको महीने में एक बार बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, मैं तो कहता हूं ये कैमरों के माध्यम से चालान सरकार बंद कर दे कुछ दिनों के लिए, केवल लोगों को जागरूक करे। सूरज भाई अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना मध्य प्रदेश के या देश के, उनका ऑडिट हो जाए तो 70% लाइसेंस रद्द करना पड़ेंगे। जी बिल्कुल। जिन लोगों को क्लच और ब्रेक का अंतर नहीं मालूम, उनके लाइसेंस बने हुए हैं। जी। 20-20 साल से अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर होते हैं तो 5 किलोमीटर हेड ऑफिस पे हो जाते हैं। मोहन यादव जी से बहुत ज्यादा अपेक्षा है इस प्रदेश के लोगों को कि वो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तकनीक पे हम इसलिए नहीं जा रहे कि मुझे आज आपके समय का बंधन नहीं मालूम, लेकिन ये घटना इतनी विभत्स है, इतनी दुखद है, चाहे खरगोन की घटना हो या अन्य कोई घटना हो। स्कूल बसेज में छोटे बच्चे सफर करते हैं, बच्चियां सफर करती हैं, उनके कैमरेज बंद रहते हैं, डैशबोर्ड पे कैमरा नहीं है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बड़े वाहनों में, जिससे कि बाद में ये मालूम पड़े कि गलती आखिर में थी किसकी। जी बिल्कुल। जांच के बाद उस जांच का क्या हुआ, दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी का कदम अच्छा है, उन्होंने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन क्या ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको सचिवालय से संरक्षण मिलता है, क्या उन्हें संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा? मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं, नए लोगों की पोस्टिंग क्या पर्चियां निकाल के करेगी सरकार कि भाई जिसकी पोस्ट निकला है वो चला जाए? जी हाँ। या सिफारिशों से होगी? ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सूरज भाई, पूरे तंत्र को इतना भ्रष्टाचार के तले दबा दिया है, एक आम व्यक्ति की पहुंच ही नहीं है उन चीजों तक। जी। आरटीआई हो, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में दलालों का अड्डा आज भी बना हुआ है। भोपाल राजधानी के आपने 20 शहर से आरटीओ उठा के 15 किलोमीटर दूर डाल दिया, उसका तो आप देखिए तो राम भरोसे हो गया। वहां तो मीडिया के साथ ही जाने में ही संकोच करते हैं, 15 किलोमीटर कौन जाएगा? क्यों ऐसा करा जा रहा है? क्यों चीजों को दूर करा जा रहा है? कि जब तक आम आदमी की नजरों से दूर कर दिया। भाई आज किसी को लाइसेंस बनवाना है अगर कोलार के व्यक्ति को, तो उसको कहाँ जाना पड़ रहा है सूरज जी? कोकता जाएगा। दिशा बिल्कुल विपरीत है। हाँ। भाई जिस प्रकार से आपने तहसीलें बनाई, एसडीएम ऑफिस बनाए, ऐसी कोई वैज्ञानिक व्यवस्था करना चाहिए। और केवल ये जो घटना है और इसका जो दुख है, ये 1 दिन 2 दिन तक नहीं रहना चाहिए। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, निश्चित रूप आप 1 महीने बाद दोबारा इस विषय पे चर्चा करना, बिल्कुल, किस पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है। आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा जी। लेकिन लोगों की मजबूरी हो जाती है। भाई अब जैसे BRTS बंद हो रहा है, हाँ, तो अब लोगों की मजबूरी हो जाएगी कुछ समय के लिए, निश्चित जब तक उसका वैकल्पिक दूसरी व्यवस्था नहीं आएगी। हाँ। सवारी ऑटो की एक समय पे गुंडागर्दी होती थी, जब से ई रिक्शा है वो गुंडागर्दी खत्म हो गई। कुछ समय तक सड़कों पे मैजिकों का हंगामा रहा। तो मेरा ऐसा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, परमानेंट व्यवस्था कीजिए। ये मेट्रो भी परमानेंट व्यवस्था नहीं है। हाँ। समय के साथ आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक बात है। राजधानी भोपाल का क्षेत्रफल तो आप बढ़ा रहे हो, हाँ। सिग्नल्स आप बढ़ा रहे हो, कैमरे आप बढ़ा रहे हो, बहुत नई भर्तियां हुई हैं, नए पुलिसकर्मी साथी भी दिखते हैं सड़कों पे, लेकिन वैज्ञानिक व्यवस्था कीजिए। लोगों में अनुशासन कैसे आएगा? हाँ। आप उन्हें जागरूक कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, मुझे वार्निंग दीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तीसरी बार में मेरा चालान कर दीजिए। हाँ। और इतना बड़ा चालान कर दीजिए कि मैं गाड़ी खड़ी कर दूं। सही बात है, ऐसी कठोरतम प्रक्रिया होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। दो शब्द बोलना चाहता हूँ जी दीक्षित जी। बस मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि वाकई में जो लाइसेंस आवंटित होते हैं, मेरे हिसाब से बड़े जो हैवी मोटर व्हीकल के जितने भी लाइसेंस हैं,
वो कम से कम 5 साल के जो चालक होते हैं उनके बाद ही देना चाहिए। जनरली बात। हम देखते हैं कि क्लीनर जो होता है वो भी गाड़ी सीखने के लिए ड्राइवर से स्टीयरिंग मांग लेता है हाँ। और इस तरीके के हादसों को अंजाम देता है। जी। तो ये सब संशोधन भी निश्चित रूप से होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। सही कहा आपने कि इस तरह की आवश्यकता तो है, ताकि हादसों पर रोक और हादसों के बाद उन परिवारों को जो जिंदगी भर का दुख मिला है उनसे उनको मुक्ति मिले, कि अब ऐसा ना हो। हर बार यही उम्मीद करते हैं, हर बार यही आशा करते हैं कि अब ऐसा ना हो। हालांकि जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता तो दिखाई, लेकिन सख्ती भी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस तरह की चर्चा ना करें, ऐसी स्थिति आएगी। हालांकि इस विषय पर बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तनुज दीक्षित जी, आपका भी धन्यवाद। रीना सक्सेना जी, नितिन दुबे जी, गुंजन चौकसी जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बस में आग लगने से 13 लोग जिंदा जल गए। राष्ट्रपति ने दुख जताया, प्रधानमंत्री ने दुख जताया, मुख्यमंत्री ने दुख जताया। 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपए घायलों को देने की बात कही गई है। बस की फिटनेस पर सवाल है, बस का बीमा नहीं था इस पर सवाल है, बस किसकी थी इस पर सवाल है, और हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, और इस मौत के सफर पर इन 13 जिंदगियों को भेजने वाले पर क्या कार्रवाई होगी, इसका इंतजार सभी को है। और हम देखेंगे कि कुछ होता है या फिर इस बार भी वही ढाक के 3 पात हमें प्राप्त होंगे। हमारे कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।